हेलो बच्चों, एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि क्लास 10 सत्र 2023-24 का प्रैक्टिस सेट विज्ञान की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें रसायन विज्ञान के 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज जीव विज्ञान का प्रथम प्रैक्टिस सेट और सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि जैविक प्रक्रम यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो जीव विज्ञान का है, जैविक प्रक्रम यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस से संबंधित है। इसके कुछ मुख्य प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो होगा बहुविकल्पी प्रश्न होगा, 1 नंबर का होगा। इसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे और उनमें से सही विकल्प को आपको टिक करके उसका आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? चर्मदाह या पेलेक्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है विटामिन B1, बी में दे रखा है विटामिन B2, सी में दे रखा है विटामिन B3 और 4 में दे रखा है विटामिन B12। तो चर्मदाह या पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 या इसी को बोलते हैं नियासिन। नियासिन विटामिन B3 को ही बोलते हैं नियासिन। इसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या कहते हैं, पेलाग्रा रोग या चर्मदाह रोग हो जाता है, जिससे कि स्किन मोटी काली या चकत्ते पड़ना या घाव हो जाना आदि इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जिससे कि क्या कहते हैं, रोगी ग्रसित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। मीन्स आपको बताना है कि क्लोरोफिल के प्रोसेस में क्या अवशोषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है ए में जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा या ऑक्सीजन। तो क्या कहते हैं, इसको एक रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। जिस हाँ, इसका सही जवाब होगा क्या? प्रकाश ऊर्जा। जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें जल जल क्या कहते हैं, H2O, जल, और क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके खनिज लवण बनाता है। ठीक है। और इस खनिज लवण को बनाने के लिए जो एनर्जी इसको मिलती है, किसके थ्रू मिलती है? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा जो कि पत्तियों के हरे भाग में, पत्तियों के आज जो हरा भाग होता है, मीन्स कि ये लीफ हो गए, इसमें जो हरे भाग हैं, इनमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक ही, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, हरित लवक ही जिस क्लोरोफिल के कारण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर कर ये समस्त क्रिया संपन्न करता है। मीन्स कि देखिए, ये सनलाइट यहाँ से निकल रही है और ये लीफ में टकरा कर ये प्रकाश यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है, और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। तो इस हिसाब से क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? मीन्स कि आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या संश्लेषित नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं संश्लेषित होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं संश्लेषित होता है, जल या ग्लूकोज। आपको सही जवाब इसका बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? ऑक्सीजन संश्लेषित नहीं होता है। इसको देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। ये जैसे रिएक्शन होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्ट करके प्रकाश की फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होता है, सन रेज और क्लोरोफिल, वो बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, 2 टाइप्स के बनते हैं। एक होता है मेन प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट इसका क्या होता है? ग्लूकोज। और जो क्या कहते हैं, प्लांट के या पौधे के काम में आता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि पौधे के किसी काम में नहीं होता है, वो होता है क्या? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है, ये पूछ रहा है इन द सेंस ऑफ प्लांट, कि पादप के सेंस में कि क्या संश्लेषित नहीं होता है पादप के अकॉर्डिंग। तो पादप के लिए तो जो ऑक्सीजन है ये वेस्ट मटेरियल है, ये क्या करता है, अवशोषित करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है। मीन्स आपको बताना है कि कोई एक इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कि वह विषमपोषी नहीं होगा, मीन्स कि वह दूसरों पर निर्भर नहीं होगा। तो विषमपोषी का तात्पर्य है ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रहकर भोजन को ग्रहण करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। और समपोषी जीव वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें समपोषी जीव कहते हैं। तो विषमपोषी, फफूंदी, फीताक्रम और ईस्ट, ये तीनों क्या कहते हैं, दूसरों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। क्या कहते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस हिसाब से ये तीनों क्या हो जाएंगे, विषमपोषी हो जाएंगे। मनी प्लांट, मनी प्लांट एक पादप होता है जो कि समपोषी होता है। यह अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होता है, जिसके कारण यह विषमपोषी की श्रेणी से अलग है। और ये किसमें आता है, विषमपोषी नहीं है तो क्या हो जाएगा, समपोषी। मनी प्लांट कैसा वो है, जीव है, समपोषी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, विषमपोषी। कौन सा नहीं, ये तीनों तो है, तो कौन सा नहीं, ये तीनों अगर विषमपोषी हैं तो समपोषी, यानी कि ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि विषमपोषी नहीं है, तो विषमपोषी ये नहीं, क्योंकि ये है एक समपोषी। मनी प्लांट कुछ इस तरह का दिखता है, अमूमन आप लोगों के घर में या आसपास कहीं ना कहीं इसको जरूर देखा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय में, अग्न्याशय में, यकृत में या आमाशय में। जो पित्त रस का स्राव होता है आपको बताना है कहाँ पर होता है, पित्ताशय से होता है, अग्न्याशय से होता है, या यकृत से होता है, या आमाशय से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय से। जो पित्ताशय होता है वहीं से पित्त रस का स्राव होता है। और पित्ताशय का जो स्थान होता है वो होता है यकृत में पाया जाता है। मीन्स कि यकृत में पित्ताशय ही एक छोटा सा ग्रीन कलर का पार्ट होता है यकृत में। चलिए इसको एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये जैसे ही एक यकृत का फिगर है, ठीक है, ये यकृत का ही चित्र है। इसी में ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, मीन्स कि ये वाला भाग यही क्या कहलाता है, पित्ताशय। ये सिर्फ ग्रीन वाला भाग, ना कि पूरा। इसको अलग कलर से दिखाते हैं। ये जो ग्रीन कलर का भाग है यही है पित्ताशय, और यहीं पर पित्त रस का स्राव एसी के थ्रू होता है। अगर इसको अलग करके देखेंगे यकृत से तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार दिखता है, ये पूरा पित्त थैली या पित्ताशय होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को ये PDF फॉर्म में चाहिए हो प्रैक्टिस सेट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है, आपको ये जो QR कोड दिख रहा है इसको आपको स्कैन करना है और डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे रखा होगा ये वाला, आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये समस्त जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं आपको एक PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, और बिल्कुल इनका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ये एकदम निःशुल्क है, यानी फ्री है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जो कि 2 नंबर का होगा। मेंस के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, उनके बारे में आपको लिख कर बताना होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। अथवा इसी में दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रणाली की व्याख्या कीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रम है, ठीक, जो कि प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रम होता है जिसके द्वारा अकार्बनिक पदार्थ, मीन्स कि
अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। कार्बन डाइऑक्साइड तथा और जल प्रकाशीय ऊर्जा मीन्स कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में क्या कहते हैं, अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के पश्चात जो उत्पाद बनता है, पहला बनता है क्या, मुख्य उत्पाद होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, यानी इसी को ग्लूकोज भी कहते हैं। और इसके साथ एक उत्पाद और बनता है जो इसका क्या कहते हैं, सह उत्पाद होता है, वो होता है ऑक्सीजन, जो कि वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पादप द्वारा ऊर्जा के लिए यूज कर लिया जाता है। अच्छा, इसका जो समीकरण बनता है ये इस टाइप का होता है। इसमें CO2 जो कि कार्बन है, 6 CO2, कार्बन, 12 H2O जल, और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं, सनलाइट, सनलाइट सनलाइट और पर्णहरित। और ये बनाता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, या इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज। साथ में ये एक 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यानी कि 6H2O जल, और इसके साथ एक सह उत्पाद बनता है क्या, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जो कि वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। तो इसका जो रासायनिक समीकरण हो जाता है, इसका रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित, सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया के दौरान C6H12O6, C6H12O6 जो कि फार्मूला किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का, ये बनाते हैं, प्लस 6H2O यानी कि जल बनाता है, और प्लस ऑक्सीजन 6O2, ऑक्सीजन क्या होती है, वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का यह आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंध्र क्या होते हैं, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। रंध्र, रंध्र को बोलते हैं छिद्र, जो महीन छिद्र होते हैं उन्हीं को बोलते हैं रंध्र। जो क्या होता है कि पादप जो होते हैं, पौधों की पत्तियों में तथा पौधों के वायवीय भाग, जो कोमल वायवीय भाग होते हैं, उनमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। मीन्स कि जैसे एक, ये मान लीजिए एक लीफ है, तो इसमें सूक्ष्म छिद्र होंगे जो कि माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो दिखाई पड़ेंगे, ऐसे हमको अमूमन नहीं दिखाई देते हैं। इन्हीं को बोलते हैं क्या, इन्हें सूक्ष्म छिद्रों को बोलते हैं रंध्र। और ये रंध्र काम किस काम में आते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैसीय गैसों के आदान प्रदान में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। मीन्स की जो पत्तियों या पौधे के कोमल वायवीय भाग होते हैं उसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैसों के आवागमन या गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। इसकी थ्योरी देख लेते हैं, क्या कह रहा है थ्योरी में, पादप की पत्तियां मीन्स की पौधों की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों, जैसे कि नई कोमल टहनियां या क्या कहते, टहनियां या पत्तियां जो भी बनती है, वायवीय भाग होते हैं, को वायु त्वचा में, उन भागों को वायु त्वचा में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, मीन्स कि ये जो सूक्ष्म छिद्र ये वाले हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं इन्हें ही ये जो सूक्ष्म छिद्र हैं, इन्हें ही रंध्र कहते हैं। इन्हीं सूक्ष्म छिद्र को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। प्रकाश, और इनका कार्य, इनकी उपयोगिता क्या है, मीन्स कि इसका कार्य क्या होता है इन रंध्रों का, प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो गैसों का प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस
गैसों का आदान प्रदान होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? रंध्रों रंध्रों के द्वारा होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों के द्वारा होता है। अच्छा, इसका चित्र देखना चाहें तो चित्र भी आप देख लीजिए कैसे होता है। ये इसका चित्र है। ये किसी एक पत्ती के एक छिद्र का ही एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो सेम के बीज के आकार की आकृति दिख रही है, ये वाली सेम के बीज के आकार की जो आकृति है, हम्म, ये जो सेम के बीज के आकार की आकृति है, ये क्या कहलाती है? द्वार कोशिकाएं। ये द्वार कोशिकाएं होती, यही द्वार कोशिकाएं खुलती और बंद होती हैं, यानी कि इन्हीं पे पूर्णतः निर्भर होता है कि रंध्र कब खुलेंगे कब नहीं। और ये जो छिद्र दिख रहा है, ये सूक्ष्म छिद्र, ये वाला दिख रहा है, ये वाला भाग छिद्र नुमा आकृति, ये वाला, ये क्या कहलाता है? रंध्र छिद्र। रंध्र छिद्र। और ये जो द्वार कोशिकाएं होती है, द्वार कोशिका में जो हरे हरे भाग दिख रहे हैं, ये वाले ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हरित लवक। हरित लवक ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ठीक। तो इसमें क्या होता है? द्वार कोशिकाएं होती हैं जो कि सेम के बीच की आकृति के समान होती हैं, तथा रंध्र होते हैं जो कि छिद्र होते हैं, रंध्र छिद्र जिसको बोलते हैं, और हरित लवक पाया जाता है। तो ये था, ये है आपका खुले हुए रंध्र का चित्र, खुला रंध्र। और ये जो चित्र है, ये बंद रंध्र का चित्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? विषम पोषण क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। विषम पोषण, या इसी को बोलते हैं विषमपोषी। अभी एक क्वेश्चन इसके पहले आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है, तो मैंने वहां बताया था समपोषी और विषमपोषी होते क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। स्वपोषी के विपरीत कुछ जीवधारी अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। मीन्स कि ऐसे जीव जो अपना स्वयं बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, या वे अपने भोज्य पदार्थों को स्वयं नहीं बना पाते हैं, तथा भोजन के लिए अन्य जीवों अन्य जीवों या स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। अन्य जीव कौन से? जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होंगे, उन्हीं पर निर्भर होंगे। मीन्स कि स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव कहलाते हैं विषमपोषी, या इन्हीं को बोलते हैं परपोषी। ऐसे जीव विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। तथा इस प्रकार के जो पोषण की प्रक्रिया होती है, मीन्स की विषमपोषी या परपोषी विषमपोषी या परपोषी की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को विषमपोषी पोषण या परपोषण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण या परपोषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे कुत्ता हो गया, ये अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होता। अमीबा हो गया, ये भी दूसरों पर निर्भर रहता है। अमरबेल, यह किसी पेड़ पर उगकर उससे क्या कहते हैं, पोषक तत्वों को धीरे धीरे परजीवी की भांति चूसा करती है। और कवक, ये भी विषमपोषी होते हैं, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो यह था विषमपोषी। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, वे जीव क्या कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं वे समपोषी कहलाते हैं, तथा वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तथा दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं विषमपोषी। तथा इस प्रकार की पोषण की प्रक्रिया विषमपोषी पोषण प्रक्रिया कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल कुत्ता, बिल्ली, अमीबा, अमरबेल, कवक आदि। अगला क्वेश्चन क्या है? लार में कौन सा एंजाइम होता है और वह किसका पाचन है? लार में कौन लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि वह क्या कार्य करता है, अथवा भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। मीन्स कि ये तीनों क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य एक ही है, लेकिन क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से पूछता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि तीनों टाइप के क्वेश्चन जैसे जैसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, वैसे वैसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। अच्छा, लार में
कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन के पाचन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। लार में टायलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। जो लार होता है, लार ग्रंथि में क्या होता है, टायलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और टायलिन और एमाइलेज एंजाइम, टायलिन या एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या होता है, वह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। जो स्टार्च होता है या मंड होता है उसका आंशिक पाचन करता है। ठीक, ये स्टार्च या मंड का आंशिक पाचन करते हैं। मनुष्य तथा मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जो मनुष्य होते हैं उनमें लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। ये हमेशा जोड़ियों में पाए जाते हैं। तो लार ग्रंथियां होती है हमेशा जोड़ियों में पाए जाते हैं, और मनुष्य में कितनी होती है, 3 होती है। लार में उपस्थित टायलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में, जो लार में टायलिन नामक एंजाइम होता है, टायलिन नामक एंजाइम होता है, इसकी उपस्थिति में मंड या स्टार्च को किसमें, माल्टोज शर्करा में बदला जाता है। जो ये लार ग्रंथ में टाइलिन एंजाइम होता है, वह भोज्य पदार्थों का पाचन कर कर उसको किसमें परिवर्तित करता है, स्टार्च माल्टोज, माल्टोज में, माल्टोज शर्करा में किसमें परिवर्तित कर देता है, माल्टोज शर्करा में। इस मंड या स्टार्च को किसमें परिवर्तित करता है, माल्टोज शर्करा में। माल्टोज शर्करा में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है कि वह किस प्रकार संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है, देख लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। मीन्स की जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, या इसी को साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के अणु, जो ग्लूकोज के अणु होते हैं, इनका आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। जो ग्लूकोज के अणु होते हैं उनका आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है तथा पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। मीन्स की इस यह जो प्रक्रिया होती है कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है, तथा इसमें ग्लूकोज के अणु जो होते हैं उनका आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनाते हैं, पायरुविक अम्ल के 2 अणु। मीन्स की ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज अणु का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, और यह पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर का, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 2। ये प्रत्येक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य की लाल ग्रंथियों के नाम लिखिए, ये कहाँ स्थित होते हैं और कहाँ खुलते हैं। मीन्स कि आपको बताना है कि मनुष्य की लाल ग्रंथियों के नाम तथा ये कहाँ खुलती हैं और इनका कार्य क्या होता है। अभी कुछ देर पहले ही, इसके पहले के पहले क्वेश्चन था मनुष्य में लाल ग्रंथियां, तो मनुष्य में जो लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी, हमेशा ये जोड़ियों में ही होते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, मनुष्य में मनुष्य लार ग्रंथियों में, लार ग्रंथियां जो होती है मनुष्य में कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। ये ग्रंथियां पृथक वाहिनियों, मुख गुहा में खुलती हैं। ठीक, पृथक वाहिनियों तथा मुख गुहा में खुलती हैं, जो निर्णयत है। पहली लार ग्रंथि क्या होती है, पैरोटिड ग्रंथि, या इसी को पैरोटिड ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि या कर्णपूर्व ग्रंथि। ये जो, ये चित्र के माध्यम से आप देखने की कोशिश कीजिए, तो ये जो है पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड या कर्णपूर्व ग्रंथि, जो कि कान के पास स्थित होती है। यह जोड़ियों में होती है, यानी कि एक एक जोड़ी इसमें होता है। ये क्या होते हैं, ये कर्ण पल्लव के नीचे स्थित होते हैं। ये चित्र में भी आपको दिख रहा होगा, ये है कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव के जस्ट नीचे, कर्ण पल्लव के जस्ट नीचे ये पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्रंथि स्थित है। ये कर्ण पल्लव के जस्ट नीचे पैरोटिड ग्लैंड स्थित है। ये कर्ण पल्लव के नीचे स्थित होते हैं तथा स्टेंसन की नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती है। मीन्स कि ये कर्ण पल्लव में स्थित होते हैं, और खुलते कहाँ पर है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं और कहाँ खुलती हैं। तो स्थित होते हैं स्टेंसन की नलिका में, स्टेंसन की नलिका में, कर्ण पल्लव के नीचे स्टेंसन की नलिका में, और खुलते कहाँ पर, मुख गुहा में
खुलते हैं। ये कहाँ पर खुलते हैं? मुख गुहा में। अगली क्या कहते हैं लाल ग्रंथि कौन सी है? अधोहानु, या इसी को बोलते हैं सबमांडिबुलर ग्रंथि या सबमांडिबुलर ग्लैंड। अच्छा, सबमांडिबुलर ग्लैंड की स्थिति ये होती है, ये है आपकी क्या सबमांडिबुलर ग्लैंड। ये क्या होता है? जो जबड़ा होता है आपका, जो मनुष्य का जबड़ा होता है उसके नीचे स्थित होती है, ठीक है। चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अधोहान या सबमांडिबुलर ग्रंथि ये निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है। मीन्स कि ये हो गया आपका, ये पार्ट हो गया निचला जबड़ा का, ये निचले जबड़े का पार्ट हो गया, ये इसका अग्र भाग हो गया निचले जबड़े का, और ये भाग हो गया पश्च भाग हो गया। तो जो सब मांडिबुलर ग्लैंड की स्थिति क्या है? ये निचले जबड़े के पश्च भाग में, मीन्स कि पश्च भाग का पोजीशन ये यहाँ पर होता है। तो निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है, तथा ये खुलती कहाँ पर है? ये खुलती है वार्टन की नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती है। मीन्स कि ये अधोहान या सबमांडिबुलर ग्लैंड ये निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती, निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती, तथा वार्टनर वार्टन तथा वार्टन की नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलते हैं। मीन्स कि किस नलिका के द्वारा खुलते हैं? आपको ये याद रखना है, वार्टन की नलिका द्वारा। और खुलते कहाँ पर है? मुख गुहा में। और इसका अंतिम भाग यानी कि तीसरा पार्ट कौन सा है? अधोजिह्वा या सबलिंगुअल। अधोजिह्वा या सबलिंगुअल यह क्या होता है? ये यहाँ पर स्थित होता है। मीन्स कि ये पार्ट जो होगा ये सब लिंगुअल ग्लैंड या अधोजिह्वा का होगा। और ये यहाँ पर जिला लिखा है, ये गलत है, यहाँ पर होगा जिह्वा। एक मिनट, ये यहाँ पर गलती से जिला लिख दिया है, ये यहाँ पर होगा जिह्वा, ठीक है। ये जिह्वा के निचले भाग में स्थित होता है। मीन्स की जो सबलिंगुअल या अधो जिह्वा, ये जिह्वा के निचले भाग में स्थित होता है, निचले भाग में स्थित होता है। और ये जो अधो जिह्वा या सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है, ठीक है। लार ग्रंथियों में सबसे छोटे आकार में जो ग्रंथि होती है वो क्या है? अधो जिह्वा या सबलिंगुअल ग्रंथि। ये रिविनस ये रिविनस की नलिकाओं के द्वारा मुख गुहा में खुलते हैं। मीन्स कि सभी खुलती हैं। लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाई जाती है, तो सभी ग्रंथियां खुलेंगी तो मुख में ही, मुख गुहा में ही। लेकिन वो किसके द्वारा खुलती हैं? जैसे यहाँ पर था अधोजिह्वा में या सब मांडिबुलर में वार्टन नलिका द्वारा, उसी तरह अधोजिह्वा में जैसे ये है रिविनस रिविनस की नलिका के द्वारा। तो आपको रिविनस की नलिका याद रखना, और खुलेगी कहाँ? मुख गुहा में। और इसकी पोजीशन कहाँ होती है? जो जिह्वा होती है यहाँ पर, ये पार्ट होता है, ये यहाँ पर मान लीजिए आपकी जीभ है, ऐसे यहाँ पर जीभ है, तो इसके जस्ट नीचे पर क्या होगा? सबलिंगुअल ग्रंथि उपस्थित होती है। और ये अब क्या होती है? सभी ग्रंथियों में, मीन्स की तीनों जो लार ग्रंथियां हैं उसमें से जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? अधोजिह्वा ग्रंथि ही होती है। और ये खुलती कहाँ पर है? ये मुख गुहा में खुलती है। किसके द्वारा खुलती है? ये रिविनस की नलिकाओं के द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। तो ये थे आज के जीव विज्ञान के कुछ मुख्य प्रश्न। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको ये नोट्स पसंद आए हो और आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल एवीएस की पाठशाला से जुड़ जाइए, और ये पीडीएफ आपको इसी चैनल पे फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक पर क्लिक करिए, एवीएस की पाठशाला में आप डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एक बार पुनः से प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए मुख्य परीक्षा तक। आपके 70 में से 65 तो कहीं नहीं गए, और गारंटी है कि अगर आप लगातार बने रहें तो 70 में से 70 भी आपके आएंगे ही, जैसा कि हम लोगों ने वादा करके रखा है। आप बने रहें बस। धन्यवाद।